जय हिंद इंडिया। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ जो एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, सोशल अवेयरनेस के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम जिस टॉपिक में बात करने जा रहे हैं बहुत ही सोशल इश्यूज़ है और करेंट टॉपिक है जिसके बारे में सबको जानना ज़रूरी है। लगभग पिछले 2 सालों में आपने देखा होगा कोरोना के कारण दिल दहलाने वाली खबरें हमने सुनी हैं। बार बार कोरोना नए वेरिएंट में हमारे सामने आ रहा है। एक बार फिर से अभी वो एक नए वेरिएंट में सामने आया है। उस वेरिएंट का नाम है ओमिक्रॉन वेरिएंट। उसी के बारे में आज हम ब्रीफ में बात करेंगे, ठीक है ना। और इस वेरिएंट के कारण इंडिया में क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है, उसके बारे में भी हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। मैं आपको सारी चीज़ें ब्रीफ में बताऊंगा कि क्या लॉकडाउन होने वाला है कि नहीं होने वाला है, कोविड का बूस्टर डोज लगेगा कि नहीं लगेगा। ये सब चीज़ें मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है ना। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि ओमिक्रॉन वायरस है क्या। तो आपको सबसे पहले ये तो क्लियर होना चाहिए ना ये क्या है। तो ये कोविड-19 का एक नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ठीक है। इसका एक्चुअली नाम क्या है, B11529, ये स्ट्रेन है कोविड-19 का, ठीक है। ये नया वेरिएंट है, इसका नाम दिया गया है, रिनेम किया गया है ओमिक्रॉन से। ये नाम क्यों दिया जाता है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि किसी भी वायरस से किसी भी स्ट्रेन का जो हम नाम देते हैं वो क्यों देते हैं, ठीक है ना। ये लार्ज म्यूटेशन है इसमें, ठीक है। इस जो वेरिएंट आया है इसमें लार्ज म्यूटेशन है, बहुत ज़्यादा म्यूटेशन है, लगभग 22 के आसपास। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बेसिक से पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो उसका स्ट्रेन कौन सा है, B11529, इसका नाम दिया गया है ओमिक्रॉन, ठीक है ना। सबसे पहले ये साउदर्न अफ्रीका में मिला है, ठीक है, फर्स्ट डिटेक्टेड, ठीक है। पहली बार साउदर्न अफ्रीका में इसको देखा गया है या फर्स्ट टाइम वहाँ रिपोर्ट किया गया है ये ना। कोविड-19 के जो बेसिकली ये वेरिएंट होते हैं तो उसको WHO ने क्लासीफाई कर रखा है 2 कैटेगरीज में, मेनली 2 कैटेगरी। कौन कौन सी, वेरिएंट ऑफ कंसर्न और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट ना। वेरिएंट ऑफ कंसर्न और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न। वेरिएंट ऑफ कंसर्न में कौन कौन से आते हैं, वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न में पहले आते थे 4, डेल्टा, गामा, बीटा एंड अल्फा। जब ओमिक्रॉन आया तो उसको भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न में रखा गया ना। वेरिएंट ऑफ कंसर्न में रखने का मतलब क्या होता है, जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न में रखे जाते हैं इसका मतलब उसकी ट्रांसमिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, सीवियर डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं, ठीक है। जो इसका ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस है बहुत कम हो सकती है इस पर्टिकुलर चीज़ से, वैक्सीन्स वगैरह ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है, उनको रखा जाता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न में। मतलब कह सकते हैं कि ये ज़्यादा डेंजरस होता है। सीधी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊँ तो ये ज़्यादा डेंजरस है, इसलिए इनको वेरिएंट ऑफ कंसर्न में रखा जाता है। मतलब इसमें ज़्यादा ध्यान देने की बात है। इसमें मेडिसिन की इफेक्टिविटी उतनी नहीं रहती, वैक्सीन्स की इफेक्टिविटी नहीं रहती, जल्दी जल्दी फैलता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न में रखा गया है। इसके पहले डेल्टा वेरिएंट था जो ज़्यादा खतरनाक था, अभी ओमिक्रॉन आ गया है जो कि डेल्टा से वेरिएंट से भी ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है ना। आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे होंगे क्या लिखा है, B11529 डिक्लेयर्ड कोविड-19 वेरिएंट कंसर्न, ठीक है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न VOC रिनेम्ड ओमिक्रॉन, ठीक है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न में रखा गया है ना। एक नेक्स्ट आपको बताया था मैंने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। ऑल्दो ये भी बहुत ही डेंजरस होता है पर इसमें चांसेस लेस रहते हैं और इसको मैनेज किया जाता है, वैक्सीन्स वगैरह इसमें इफेक्टिव होती हैं, मेडिसिन वगैरह से फ़र्क पड़ता है, ठीक है। इसमें कौन कौन से हैं, 2 हैं, एक है म्यू और एक है लैम्डा, B1621 और C37। इन दोनों का भी नाम आपको पता होना चाहिए कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में कौन कौन सा आता है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कि सेकेंड फेज इंडिया में कब स्टार्ट की गई थी वैक्सीनेशन की सेकेंड फेज कब स्टार्ट की गई थी, वो आपका आंसर देना है। आप वीडियो को पॉज करिए, ऑप्शंस देख के आप आंसर दीजिए, जो भी आपको सही आंसर लगता है। वीडियो के एंड में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आपको ये पता है कि ओमिक्रॉन और डेल्टा वायरस में जो वेरिएंट है कोविड-19 का, इसमें क्या बेसिकली फ़र्क क्या है। तो इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। जो ये स्पाइक्स होते हैं, ये प्रोटीन स्पाइक्स जो ये होते हैं ना स्पाइक्स, बेसिकली इन्हीं का फ़र्क होता है। इसके म्यूटेशंस जो होते हैं इसमें ज़्यादा म्यूटेशंस है और उसमें कम म्यूटेशंस थे, ठीक है। इसी बात का बेसिकली फ़र्क है और म्यूटेशन का ही बेसिकली जो ये प्रोटीन स्पाइक्स होते हैं ना, इसी का फ़र्क होता है और इसी के कारण ये कितना इफेक्टिव होगा, कितना डेंजरस होगा, ये सब चीज़ें वहीं से पता चलती है हमें। तो जो मैंने आपको बताया था नॉमेनक्लेचर, जैसे आप ओमिक्रॉन हो गया, तो ये नॉमेनक्लेचर बेसिकली क्यों किया जाता है, तो WHO ने असाइन किया था सिंपल और ईजी रहने के लिए, लोगों को रिमेंबर रहे, पता रहे कि कौन सा वाला वायरस का कौन सा वाला वेरिएंट है। तो
तो जैसे कोविड-19 के जो हो गया, अब उसके वेरिएंट आ रहे हैं, तो वेरिएंट को नाम देना पड़ेगा ना, सो दैट हमें पता रहे कि कौन सा वाला वेरिएंट है, आइडेंटिफिकेशन के लिए आम जनता को नाम से पता चल जाए, क्योंकि आम जनता को तो ये याद नहीं रहेगा ना B11529, तो इतना प्रॉपर याद रखने वाला तो मुश्किल है ना आम जनता के लिए। तो उनको ईजी रहने के लिए अल्फ़ा कर दिया, बीटा कर दिया, डेल्टा कर दिया, ओमिक्रॉन कर दिया। तो ये सब ग्रीक अल्फ़ाबेट है बेसिकली। ये क्या है जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा, ये सब क्या है, ग्रीक अल्फ़ाबेट है। ठीक है, तो इस ग्रीक अल्फ़ाबेट के हिसाब से ही नाम दिया जाता है। अभी आपने ये भी सुना हो, थोड़ा कंट्रोवर्सी में ये भी था कि जो अभी ओमिक्रॉन वायरस का नाम दिया गया है वेरिएंट का, उसके पहले उनके पास दो अल्फ़ाबेट थे, न्यू एंड जी। तो न्यू एंड जी को क्यों नाम नहीं दिया गया, डायरेक्ट ओमिक्रॉन में क्यों लाया गया? ठीक है, जैसे मान लीजिए ए और बी छोड़ के डायरेक्ट सी में जंप करोगे तो फिर बोलेंगे ना ए और बी नाम क्यों नहीं दिया है। तो उसके पीछे रीज़न है, बेसिकली रीज़न बताया गया है WHO के द्वारा। रीज़न ये है कि अगर हम जी नाम देंगे तो चाइना के जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है उनका नाम आएगा, और ये उनके रूल रेगुलेशंस, नाम देने के कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं, उन नाम को नहीं यूज़ किया जा सकता जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो या किसी की भावना को ठेस पहुंचे, इसलिए ये जी को यूज़ नहीं किया गया। और नू को यूज़ नहीं करने का एक ही रीज़न है, क्योंकि जो वर्ड न्यू है इससे मैच करता है, तो अगर नू दे देंगे तो लोगों को ऐसा लगेगा नया कोई चीज़ आ गया, तो और पैनिक हो सकता है, इसलिए उसको नहीं दिया गया। तो उसकी वजह हमने क्या यूज़ किया, ओमिक्रॉन। आप यहाँ पे टेबल पे देख रहे होंगे अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलम, जीटा, ऐसे ही यहाँ पे आप देखो ये ओमिक्रॉन। तो उसके पहले नू और जी था जिनका यूज़ नहीं किया गया, डायरेक्ट म्यू के बाद हम ओमिक्रॉन में आ गए हैं। आपको ये टेबल देख लेना एक बार ध्यान से, ये थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए किसका क्या मतलब होता है। ठीक है, और नॉमेनक्लेचर कैसे होता है मैंने आपको बता दिया, ग्रीक अल्फ़ाबेट के थ्रू नाम दिया जाता है। अभी मैं आपको बता दूं प्रेजेंट सिनेरियो इंडिया में क्या है। इंडिया में प्रेजेंट सिनेरियो मतलब जो ओमिक्रॉन वायरस आया है तो इंडिया में क्या चल रहा है, उसके कारण क्या प्रॉब्लम हो रही है, और इंडिया ने क्या प्रिपरेशन किया है उसको फेस करने के लिए। तो आपने देखा फर्स्ट ओमिक्रॉन केसेस डिटेक्टेड टू कर्नाटका, सैंपल सोज स्ट्रेन। तो कर्नाटका में पेशेंट मिल चुके हैं ओमिक्रॉन के, इंडिया में भी। ठीक है, तो ये बहुत ही बुरी खबर है हमारे लिए भी और पूरे इंडिया के लिए भी, कि टेंशन की बात है कि जो ओमिक्रॉन इतना डेंजरस वेरिएंट है वो इंडिया में भी आ चुका है। तो ये बहुत ही बुरी खबर है जिसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। कर्नाटका में 2 आदमियों को ये मिल चुका है। ठीक है, साउथ अफ्रीका से आए हुए बंदे थे वो, जिनको ये प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई है बेसिकली। ठीक है ना, हेल्थ मिनिस्टर कौन, मनसुख मंडाविया ने क्या बोला है, एक मीटिंग हेल्ड किया है जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के हेल्थ मिनिस्टर्स को बुला करके इस वेरिएंट के रिगार्डिंग बात करने के लिए कि कैसे टेकल किया जाता है, सारे प्लान करना है, स्ट्रेटजी बनानी है इसको टेकल करने का, इस वेरिएंट का जो भी इश्यूज़ है या कैसे इसको टेकल किया जा सकता है, क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने हैं, ये सब चीज़ें डिस्कस करने के लिए मीटिंग बुलाई है। ठीक है, पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजी क्या है, पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजी इसमें ये है, सबसे इंपॉर्टेंट है पैनिक नहीं होने को बताया गया है कि इसमें पैनिक नहीं होना है, सब चीज़ें कंट्रोल में है अभी। दूसरी चीज़ ये होती है कि मास्क पहनो और सबको मैक्सिमम कोशिश करो पॉपुलेशंस को वैक्सीनेट कर दो। वैक्सीनेशन से क्या होगा, अगर मान लीजिए 100% इफेक्टिविटी नहीं भी होगी तो डेथ रेशियो कम किया जा सकता है। और उसकी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी वायरस आपके ऊपर अटैक कर रहा है तो अगर आप 100% सेफ नहीं भी हो तो भी आप बच सकते हो, डेथ रेशियो कम किया जा सकता है। ठीक है, मास्क वगैरह यूज़ करना, हैंड वॉश, हाइजीन वगैरह पूरा फॉलो करना है, मास गैदरिंग नहीं करनी है। तो ये सब चीज़ें हमको बताया गया है और हमें ये सब चीज़ें फॉलो करनी है, सो दैट हमको इन्फेक्शंस कंट्रोल कर सकें हम और कोविड को कंट्रोल कर सकें। ये जो नया वेरिएंट आया है इसको हम फेस कर सकें इन सब चीज़ों को बात करके ना। अगर मैं आपको बात करूँ कि गवर्नमेंट लॉकडाउन लगाएगा कि नहीं लगाएगा, तो टिल नाउ अभी तक जो कोविड-19 के टास्क के जो हेड है डॉक्टर VK पॉल, उन्होंने अभी तक ये बताया कि नो रिक्वायरमेंट फॉर द इम्पोजिशन ऑफ द एनी काइंड ऑफ लॉकडाउन लगाने का कोई ज़रूरत अभी तक नहीं है, ये बताया गया है। अभी तक ऐसा कोई डिसीजंस नहीं लिया गया है, होपफुली नहीं लगाया जाए, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन लगाने से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सबसे सीधी बात तो अपनी इकोनॉमी में फ़र्क पड़ता है, इकोनॉमी पूरी तरह डाउन हो जाती है, साथ ही साथ एजुकेशन और सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं, आना जाना, तो इंडिविजुअल भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है लॉकडाउन होके, है ना। तो उसका भी लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। तो अगेन लॉकडाउन ना हो, वो सिनेरियो ना आए, आप लोग को भी वो उसमें हाथ बटाना पड़ेगा। आम जनता का भी बहुत ज़्यादा अहम रोल है। मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पर्सनली आप लोगों से, जो भी वीडियो देख रहे हो इसको सीरियस लीजिए, मास्क लगाइए और प्रॉपर कोविड की जो भी गाइडलाइन है उसको फॉलो करिए अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन। ठीक है ना। अगर मैं आपको बूस्टर डोज के बारे में बात करूँ तो जो वैक्सीन्स लगी हमें 2 डोज, उसमें तीसरी डोज लगेगी कि नहीं लगेगी इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो तीसरी डोज अभी लगने का सिर्फ
एनालिसिस किया जा रहा है, एग्जामिन किया जा रहा है, पर अभी तक फाइनल नहीं किया गया है। पहला प्लान ये है कि जो लोग नहीं लगे हैं वैक्सीन, जिनको नहीं लगा है उनको पहले वैक्सीन लगाओ, जिनको फर्स्ट डोज लगा है उनको सेकंड डोज लगाओ, उसके बाद हम थर्ड डोज की तरफ बढ़ेंगे। बट फिर भी गवर्नमेंट ने मेंटली प्लान कर लिया है, बिकॉज बाकी की जो कंट्रीज़ हैं जो जिनके पास वैक्सीन अवेलेबल हैं उन्होंने ऑलरेडी प्लान कर लिया है थर्ड डोज के लिए। क्यों? क्योंकि ऐसा डेंजर ये वेरिएंट है कि उसको कंट्रोल करना थोड़ा टफ लग रहा है, इसलिए बूस्टर डोज का भी प्लान किया जा रहा है। तो इंडिया में भी होगा डेफिनेटली, पर अभी के लिए ऐसा कोई प्लान नहीं है। ठीक है, आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता देते हैं कि हर स्टेट ने अपनी अपनी प्लानिंग बना रखी है, होना भी चाहिए, क्योंकि अभी सेंटर क्या क्या करेगा तो हर स्टेट्स अपना अपना सेपरेट प्लान भी बना के रखा है कैसे टेकल करना है एंड ऑल। तो दिल्ली का भी अपना प्लान है, उसके अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, जो भी टेस्ट किए जाएंगे, ट्रैक किए जाएंगे, सारी ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी प्लान की जाएगी। उन्होंने लोकनायक हॉस्पिटल को भी एक बता ही दिया कि कोविड के नया वेरिएंट के लिए ही ये हॉस्पिटल तैयार है। लगभग 30,000 पेशेंट को कैरी करने का इसमें क्षमता है, मतलब संभाल लेगा, उतना बेड है इसमें। ठीक है, ऑक्सीजन वगैरह स्टोर करके रखना है सो दैट आगे आने वाले सिनेरियो में प्रॉब्लम ना हो हमें। ठीक है, महाराष्ट्र में भी बताया जा रहा है कि ये जो हर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इन्फॉर्म कर दिया गया है कि हर पेशेंट के एक बार ऐसा होना चाहिए जो कोविड पेशेंट का होगा, हर प्राइवेट हॉस्पिटल्स का। तो ये इन्फॉर्मेशन महाराष्ट्र ने आपने पूरे स्टेट में अपडेट कर दिया है। पंजाब ने भी बोला है कि कोई भी अगर बाहर से आता है, जैसे मान लीजिए अफ्रीका, ब्राज़ील, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री से आता है, उनको हमेशा टेस्ट किया जाएगा, पैसेंजर्स का टेस्ट किया जाएगा और क्वारंटाइन किया जाएगा। ये सारे प्रोसीजर्स फॉलो किए जाएंगे। कर्नाटका बोल रहे हैं, कर्नाटका के अकॉर्डिंग क्या है, कर्नाटका में आपको बताया जो 2 पेशेंट मिले वो कर्नाटका के ही हैं, तो कर्नाटका ज़्यादा सीरियस है, उन्होंने लॉकडाउन लगा और जो भी कंट्री से ट्रेवलर्स आ रहे हैं उनको टेस्ट करना है, ओमिक्रॉन वेरिएंट है, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव क्या है वो टेस्ट करके एयरपोर्ट से ही क्वारंटाइन करना है। और उन्होंने बोला है कि केरला से अगर कोई भी आएगा उसका कोविड निगेटिव का रिपोर्ट मैंडेटरी है। अगर केरला से कोई भी आदमी कर्नाटका में आता है तो कोविड निगेटिव रिपोर्ट लेके आना मैंडेटरी है। साथ ही साथ केरला ने क्या किया, केरला ने कुछ स्टेप लिए, उन्होंने ये बताया है कि अगर आपने कोविड-19 की दोनों डोज नहीं लगवाई है तो आपका जो ट्रीटमेंट होगा कोविड का वो फ्री नहीं होगा, ये इसमें बोला गया है। बेसिकली ये इसलिए बोला जा रहा है जिससे सब लोग अपना वैक्सीनेशन करवा लें, जिनके भी मिथ हैं वो डाउट अलग रहें और वो अपना वैक्सीनेशन करा लें, बिकॉज वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे तो वो सेफ जोन में नहीं रहेंगे। तो ओवरऑल मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो ये नया वेरिएंट है बहुत ही डेंजरस है, इसके जो बोल सकते हैं जो डेथ रेशियो या भी कितना डेंजरस होगा ये आगे आने वाले टाइम में और अच्छे से पता चलेगा। अभी इसमें एनालिसिस चल रहा है, साइंटिस्ट इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, वैक्सीन इसके ऊपर वर्क करेगा कि नहीं करेगा ये सब चीज़ें चल रहा है। होपफुली ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, उम्मीद है कि थर्ड वेव भी आने जैसा कोई सिनेरियो नहीं होगा। वो सब चीज़ें हमारे हाथ में भी कुछ है, हम भी सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट को अपना सोसाइटी में आपस में, तो एक आदमी से भी बात बन सकती है, एक एक आदमी करके हम कंट्रोल करेंगे तो पॉसिबिलिटी है। बट ये है कि हमें थोड़ा सीरियस लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे इंडिया में जनरली लोग क्या क्या नेचर होता है कि जब अभी देखो आप खुद ही ऑब्जर्व करोगे मार्केट में 99% लोग मास्क नहीं लगाते हैं। नहीं लगाने का रीज़न ये है कि इंडियंस जस्ट लाइटली ले लेते हैं कि चल रहा है चलने दो, बट नाउ अभी हमें अगेन सीरियस होने की ज़रूरत है। भले ही हमें पैनिक नहीं होना है लेकिन हमें सीरियस होकर चीज़ों को कंट्रोल करना है। ये सब चीज़ें हमारे ही हाथ में होती हैं तो हमें करना चाहिए। ओवरऑल हमें ध्यान देना है कि ये प्रॉब्लम आगे ना बढ़े और हमारे थर्ड वेव जैसा कोई सिनेरियो ना आए। नाउ हम आ गए हैं क्वेश्चन में, जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो सेकंड फेज़ था वैक्सीनेशन का कब स्टार्ट हुआ था, तो वो था मार्च 2021 में। आपको आंसर पता होना चाहिए क्योंकि कोविड न्यूज़ में है, कोई भी एग्जाम होगा क्वेश्चन 100% कोविड से रिलेटेड आएंगे ही आएंगे। तो ब्रीफ में एनालिसिस कर लेना एंड जो भी आपको पॉइंट नोट डाउन करने के लायक लगा हो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद इंडिया।